Hello friends, welcome to our YouTube channel. I'm Pooja, Direct Tax Expert at TaxAj. Here we share financial, legal and secretarial updates to our videos. So make sure you subscribe our channel to stay updated for any coming updates. And आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे GSTR 9 एनुअल रिटर्न होती क्या है, किसको फाइल करनी होती है GSTR 9 एनुअल रिटर्न, एंड देन इसकी लेट फीस ड्यू डेट क्या होती है, और लास्ट इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। तो फर्स्ट है हमारा कि GSTR 9 एनुअल रिटर्न क्या होता है। तो GSTR 9 इज़ अ एनुअल रिटर्न। जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको GSTR 9 फाइल करनी होती है एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। और ये आपकी कुछ कंडीशंस होती है इसमें कि किसके लिए मैंडेटरी है फाइल करना और कौन इसको वॉलंटरी बेसिस पे फाइल कर सकता है या किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो उसकी हम आगे बात करेंगे कि किस किस कंडीशन में है आपके लिए मैंडेटरी। इसमें एनुअल रिटर्न में क्या होता है, आपकी आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स जाती हैं और कंसोलिडेट डाटा जाता है। जैसे मंथली रिटर्न्स में क्या होता है, आप मंथ वाइज फाइल करते हैं कि इस मंथ में आपका इतना सेल हुआ, इतना परचेज हुआ। ऐसे ही आपका एनुअल रिटर्न में आप पूरे साल की डिटेल्स देते हैं कि इसमें आपकी इतनी आउटवर्ड सप्लाईज हुई और लास्ट में इतना इनवर्ड परचेजेस थी। ये सारी आप डिटेल्स एनुअल रिटर्न में देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस किस को GSTR 9 फाइल करनी होती है और किस कैटेगरी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो GSTR 9 जो है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपकी टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आपकी टर्नओवर जो है साल में 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है या 2 करोड़ है तो आपको GSTR 9 फाइल करना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज़ अगर आपकी इससे कम टर्नओवर है तो आप वॉलंटरी बेसिस पे फाइल कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ कैटेगरीज इसमें ये भी होती है कि जिनके लिए GSTR 9 एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो कौन सी कैटेगरीज होती हैं? तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें होती है जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर होती है। इनको GSTR 9 फाइल नहीं करना होता क्योंकि इनकी एक अलग रिटर्न होती है विच इज़ GSTR 9A। तो सेकंड आपकी कैटेगरी होती है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं जो ओकेजनली किसी भी जगह जाके बिजनेस करते हैं, उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता उस जगह पे और ना ही वो रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके केस में भी GSTR 9 एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी आपकी होती है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है कि लाइक इंडिया के अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और यहाँ पे आप कुछ ओकेजनली कुछ पीरियड के लिए अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए भी GSTR 9 एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इस केस में भी आपको GSTR 9 फाइल नहीं करनी होती है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है लाइक आप कोई भी एंटिटी है जो कि मेन ब्रांच है और उसके अंडर कई सारी ब्रांचेस काम कर रही है, तो आप उन ब्रांचेस के बिहाफ पे अगर कोई भी परचेज़ करते हैं, कोई भी एक्सपेंस इनकर करते हैं, तो ये बेसिकली उसके लिए रजिस्टर होता है कि आपको वो ITC जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस केस में भी आपको GSTR 9 फाइल करने की नीड नहीं होती है और एप्लीकेबल भी नहीं होता है। लास्ट है आपका पर्सन पेइंग TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट। इसमें बेसिकली ये एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। और इसमें भी आपका अगर आप इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो भी आपके लिए GSTR 9 एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट है कि GSTR 9 में क्या क्या डिटेल्स जाती है। तो GSTR 9 में वैसे तो काफ़ी सारी टेबल्स होती है अगर आप ओपन करते हैं तो, लेकिन उन सब टेबल के अंदर क्या क्या डिटेल्स जाती है, बेसिकली ये डिटेल्स आती है आपकी आउटवर्ड सप्लाईज़ की। आउटवर्ड सप्लाईज़ का भी फिर बाइफर्केशन जाता है कि कौन सी आपकी टैक्सेबल सेल्स है, निल रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है या ज़ीरो रेटेड सेल है। और टैक्सेबल सेल में भी वो बाइफर्केशन वहाँ पे जाता है। टैक्स का भी बाइफर्केशन जाता है कि CGST कितना है, IGST कितना है और SGST कितना है। तो ये थी आउटवर्ड की बात। अब इनवर्ड सप्लाईज़ में भी इसका डिटेल जाता है कि टोटल आपकी इनवर्ड सप्लाईज़ कितनी थी, उसको फर्दर बाइफर्केट करना होता है आपको कि ये इनपुट है, ये इनपुट सर्विसेज है और ये इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स है। ये आपको बाइफर्केशन करना होता है। देन लास्ट में आपको बताना होता है कि आपने कितना ITC अवेल किया है, और अगर आपने ITC जो अवेल किया है वो आपके ITC अवेलेबल से ज़्यादा है तो आप इसमें रिवर्स भी कर सकते हैं, बाद में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन
अब हम बात करते हैं कि ड्यू डेट और पेनल्टी या लेट फीस जो अगर आप नहीं फ़ाइल करते तो क्या होता है। ड्यू डेट इसमें होती है कि आप जिस भी रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए फ़ाइल कर रहे हैं GSTR 9, उसके फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर ड्यू डेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर 21। तो 31 दिसंबर 21 से पहले आपको फ़ाइल करना होगा, अदरवाइज़ आपका लेट फ़ी और पेनल्टी आएगी। तो लेट फीस केस में क्या एप्लीकेबिलिटी होती है। लेट फीस अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो पर डे 200 लेट फीस होती है, 100 अंडर CGST और 100 अंडर SGST। IGST में अभी इसका लेट फ़ी नहीं होता है, तो पर डे आपका 200 होता है। और ये जो है लेट फीस और पेनल्टी ये आपकी 0.25% ऑफ द टर्नओवर जो है वो मैक्सिमम आप पे लेवी की जा सकती है पेनल्टी या लेट फी। इससे ज़्यादा आपकी लेट फी या पेनल्टी नहीं होगी। I hope I have cleared all your doubts in the GSTR 9 topic. I hope you have liked the video, so please like, comment and share the video, and do subscribe our channel so that you stay updated for any coming videos, and thank you.